हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री में हुंड का नियम, पाउली का नियम और ऑफ-बाउ का नियम। ये तीनों के तीनों नियम आज हम संयुक्त रूप से पढ़ेंगे और आज हम इन तीनों नियमों की सहायता से परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को सीखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और साथ ही साथ में एक छोटा सा रूल है जिसको हम बोलते हैं N+L रूल, वो ऑफ-बाउ के रूल के अंतर्गत ही आता है, उसको भी पढ़ेंगे। तो इनमें जो सबसे पहला रूल है जो हमें पढ़ना है वो है ऑफ-बाउ का नियम। दूसरा नियम हम पढ़ेंगे उसके अंदर ही N+L नियम। तीसरा नियम हम पढ़ेंगे हुंड का नियम और चौथा नियम हम पढ़ेंगे पाउली का नियम। और इन तीनों नियमों को करने के बाद आप जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है उसके किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। और कभी कभी तो क्वेश्चन क्वांटम नंबर और इन तीनों रूल दोनों से कनेक्ट होकर आ जाता है, तो फिर आप उसको भी आराम से सोल्व कर पाओगे। और इसके बाद एक और वीडियो होगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है ऑफ-बाउ का नियम। तो आप सभी को पहले एक बात बता दूं कि जो ऑफ-बाउ थे, ऑफ-बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ऑफ-बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे, किसी साइंटिस्ट का नाम ऑफ-बाउ नहीं था कि रूस के, अमेरिका के, भारत के, कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ऑफ-बाउ केवल एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है निर्माण करना, रचना करना। ठीक है, तो ऑफ-बाउ क्या है भाई? ऑफ-बाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना, किसी चीज का निर्माण करना। अब ऑफ-बाउ नियम क्या कहता है? देखिए, ऑफ-बाउ नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को उपकोश में या उपकोशों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना चाहिए। ये कौन कहता है? ऑफ-बाउ का नियम कहता है। तो बस इतनी ही बात इसमें मेन है इस रूल के अंदर कि इलेक्ट्रॉनों को उपकोशों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ना चाहिए। तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, अब आंसर सॉरी क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम, किसकी ऊर्जा का बढ़ता क्रम? आपकी, मेरी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, उपकोशों की ऊर्जा, इस बोर्ड की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा का बढ़ता क्रम? तो यहाँ पर ऊर्जा का बढ़ता क्रम किसके लिए यूज किया गया है? यहाँ पर ऊर्जा का बढ़ता क्रम यूज किया गया है उपकोशों के लिए। उपकोशों की भी ऊर्जा होती है, हमारे पास 4 उपकोश होते हैं, आपको पता है, एसपीडीएफ। और उन एसपीडीएफ की जो एनर्जी होती है उनके बढ़ते क्रम में। वैसे तो देखिए, मैंने आपको एक सिंपल बात बताई थी एक प्रीवियस लेक्चर में कि एस पी डी एफ ये ऊर्जा का क्रम होता है। सबसे कम एस की ऊर्जा, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। इतनी तो बात आप जानते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि ये उपकोष, आपको मैंने बताया था कि कोशों में भी ये उपकोष कहाँ होती है? ये उपकोष कोशों में होती है। कहाँ होती है? कोशों में होती है। तो अब पी उपकोष बहुत सारी हो सकती हैं, दूसरी कोष की, तीसरी कोष की, चौथी कोष की, यानी उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, मान लीजिए दूसरी कोष की पी उपकोष है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 2p लिखेंगे। मान लीजिए मेरे पास तीसरी कोष की पी उपकोष है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? उसको मैं लिखूंगा 3p। मान लीजिए मेरे पास चौथी कोष की पी उपकोष है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? उसको मैं लिखूंगा 4p। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास डी है, डी मेरे पास, डी उपकोष मेरे पास एक बार तो मैंने ले ली चौथी कोष की तो उसको मैं लिखूंगा 4d। एक बार मैंने ले ली पांचवी कोष की डी उपकोष तो उसको मैं लिखूंगा 5d। सिक्स की छठी 6 वाली कोष की अगर मैं डी उपकोष ले लूंगा तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? 6d। अब अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि 2p में या 3p में किसकी एनर्जी ज्यादा है? अब यहां पर तो मैंने आपको बताया कि बस s की एनर्जी कम होती है p से, फिर d की एनर्जी ज्यादा होती है p से। लेकिन यहां आप कैसे डिसाइड करोगे कि 2p 3p दोनों जगह p है तो किसकी एनर्जी ज्यादा है? दोनों की एनर्जी समान है, क्या है? ऐसे यहाँ पर इन तीनों में, हाँ, इन तीनों में आप लोग कैसे डिसाइड करोगे 2p 3p 4p में कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी सबसे कम है? जबकि यहां से ऐसा कुछ भी परिलक्षित नहीं होता। ऐसे यहाँ पर है 4d, 5d, 6d, इन तीनों में किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? तो इस चीज का पता लगता है N+L रूल से, जो मैंने बताया था कि ऑफ-बाउ नियम के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो N+L रूल क्या कहता है? देखिए, N+L रूल क्या है? N+L उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर n क्या है? n यहाँ पर है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो l है, l यहाँ पर क्या है? l यहाँ पर है आप लोगों का एजिम्यूथल क्वांटम नंबर,
यानी जिसको हम द्वितीयक या द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो यहाँ पर एल है। तो आपको अगर आपसे बहुत सारी उपकोष आपको दे दिया जाए इस तरीके से बना करके, तो पहले तो आपको उनका अर्थ समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। कि पी का तो मतलब समझ में आता है कि पी उपकोष, लेकिन ये 4p का क्या मतलब है, ये 2p का क्या मतलब है। तो 4p का मतलब है चौथी कोष की पी उपकोष, 2p का मतलब है दूसरी कोष की पी उपकोष, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, तो आपको इन दोनों के लिए अलग अलग n+l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये पहले 4p के लिए फाइंड आउट करते हैं। अभी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं 4p और 2p के लिए। तो देखिए अगर मैं n+l की वैल्यू निकालूंगा 4p के लिए तो कितनी आएगी, इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है। तो 4p के लिए ये तो होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चौथी कोष है, यानी 4, n की वैल्यू हो गई 4। ये जो स्टार्टिंग में लिखा होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है प्लस पी उपकोष है। पी उपकोष का मतलब क्या है, पी उपकोष का मतलब होता है l बराबर 1, यानी l की वैल्यू हो गई हमारी 1, तो 1 तो कितनी हो गई 5। अब 2p के लिए n की वैल्यू कितनी है 2 प्लस p की वैल्यू सॉरी p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3। तो किसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा है 4p के लिए। अब जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी 4p की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा होगी 2p से। ये डिसाइड करने का एक तरीका है, इसको ही हम n+l रूल बोलते हैं। दोबारा समझिए कि अफबाउ नियम क्या है। अफबाउ नियम से मैं इसको कनेक्ट करूंगा कि इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों को बढ़ना सीखेंगे। भाई 2 8 18 वाला तो सबसे आता है, लेकिन उसको आप लोग थोड़े से अगर हम बड़े लेवल पर चले 11 12 के लेवल पर, वहां पर हम वो हमें सुटेबल नहीं देता। वहां हमसे इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं जो मैं अब आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ना है। किसकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर इस लाइन को आप लोग समझ तो गए, लेकिन इस लाइन को अप्लाई तब कर पाओगे जब आपको पता लगेगा कि उपकोषों की ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, फिर हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा है, किस उपकोष की ऊर्जा कम है। तो यहाँ पर जैसे हमने 4p 2p लिया, 2 उपकोष लिए। अब नॉर्मली ऑर्डर तो होता है एसपीडीएफ कि एस की सबसे कम, पी की ज्यादा है, फिर डी की ज्यादा, फिर एफ की ज्यादा है। लेकिन अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए कि 4p 2p, तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे। तो देखिए आपको n+l रूल लगाना पड़ेगा। n+l कैसे लगाएंगे हम लोग, तो आपको क्या करना है, दोनों के लिए अलग अलग n+l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो स्टार्टिंग में लिखा होता है ये क्या होता है, n होता है, n यानी 4 प्लस। अब p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 कर दिया इज इक्वल टू 5। ऐसे ही 2p के लिए 2 + 1 = 3। तो किसके लिए ज्यादा है 4p के लिए। अब जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी ये यहां से एनर्जी पता लग गई। अब अफबाउ का नियम क्या कहता है, अब यहां से हम चलते हैं अफबाउ के नियम पर। अफबाउ का नियम कहता है इलेक्ट्रॉनों को कोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ना चाहिए। यानी अगर हम यहां से देखें तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2p में। 2p में हम पहले नंबर पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे और ज्यादा एनर्जी, अब 2p से ज्यादा किसकी है 4p की, तो 4p में हम सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसमें करेंगे, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम है। अब देखिए, अब अगर मैं आपको यहां पर बात समझाऊं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो कोषों के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों कोषों के लिए n+l की वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाती है। जैसे आइए देखिए, मान लीजिए मैंने आपको कह दिया मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास दो कोष हैं, एक तो 3p और एक 4s। इसका मतलब क्या है, तीसरी कोष की p उपकोष, और इसका मतलब क्या है, चौथी कोष की s उपकोष। अब बताइए कि किसकी एनर्जी में ज्यादा होगी और किस में इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो पहले उसमें भरेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। तो हमें पहले इन दोनों को एनर्जी डिसाइड करनी पड़ेगी, किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा, n+l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3p के लिए n+l की वैल्यू क्या होगी, देखिए 3 तो n है प्लस p है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 = 4। यहाँ पर 4 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0, तो 4। अब यहाँ पर आकर के आपकी फिंगर अटक गई, यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरूं। इसका मतलब तो ये हो गया कि दोनों की एनर्जी सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा केस बन जाता है
तो आपको क्या करना है, आपको एन की वैल्यू को चेक करना है, फिर हम एन की वैल्यू के बेस पर एनर्जी डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अब जहां पर एन की वैल्यू कम होगी, जहां पर एन की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अब इसमें एन की वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम होगी, यानी 3p की एनर्जी कम है और 4s की ज्यादा है। सिंपल सिंपल है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 3p में भरा जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाएगा। ये तब के लिए है जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आए, तो फिर आपको n की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, जिसके लिए कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। अभी हमारे पास क्लियर हो गया कि उपकोषीय की ऊर्जा को हम कैसे चेक करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अफबाउ का चार्ट। अफबाउ नियम के अंतर्गत एक चार्ट दिया जाता है, वहां पर आपको, अगर आपको वो चार्ट ध्यान है तो आपको इस n प्लस एल रूल की जरूरत कम पड़ती है। मैं कहूंगा कि कभी कभी पड़ सकती है लेकिन कम पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं, कभी कभी पड़ भी सकती है। तो आप उस चार्ट को ध्यान रखिए। आइए इसको देखते हैं। इस कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट को, कि उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब देखिए अफबाउ का चार्ट। अफबाउ के नियम में एक चार्ट है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। आपके मन में एक सवाल होगा यहाँ पर कि मैं आगे 2s 2d ऐसे क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर 3s क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 ही होते हैं sp, यहाँ पर एक ही होता है s, यहाँ पर 3 होते हैं spd और यहाँ पर 4 होते हैं spd और f। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5s 5p 5d 5s 5f, फिर यहाँ पर 6s 6d 6p और 6d। ठीक है, अब यहाँ पर 7s और 7p। इस तरीके से आपको इस चार्ट को ऐसे बनाना है। अब यहाँ पर 6f होता है लेकिन यहाँ पर हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस चार्ट की, यहाँ तक के चार्ट की सहायता से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग 6f आगे लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी 77f होता है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर p तक, इसको d तक ही मेंशन किया है। अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं देखिए। सबसे पहले हम s में भरेंगे, 1s में, तो यहाँ पर एरो बना दिया। उसके बाद हम भरेंगे कहां, उसके बाद यहां से जाते हुए हम भरेंगे 2s में। कहां भरेंगे? 2s में। फिर हम 2s से जाते हुए कहां भरेंगे? 2p में, और 2p से कहां भरेंगे? 3s में। अब इस चार्ट को आप n प्लस एल रूल से वेरीफाई कर सकते हो, इस चार्ट को आप n प्लस एल रूल से वेरीफाई कर सकते हो। फिर 3s से जाएंगे ऐसे और कहां भरेंगे? 3p 4s में, तो 3p 4s। अब फिर यहां से जाएंगे इस तरीके से और 3d 4p 5s, इस तरीके से हम लोग भर देंगे। फिर उसके बाद 5s से जाएंगे और 5s से ऐसे मुड़ते हुए 4d में भरेंगे। कहां भरेंगे? ऐसे। तो इस तरीके से आपको इस चार्ट को ड्रॉ करना है। अब यहां पर आप लोग एरो खींच लीजिएगा। बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि एरो हमेशा बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, चाहे आपको स्केल का यूज करना पड़े। यहां पर मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं बोर्ड पर, लेकिन मैंने आपको चार्ट का प्रारूप दिखा दिया है और आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि चार्ट किस तरीके का रियलिटी में होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल 7p तक का ही उसको मेंशन किया गया है और इस तरीके से आपको एरो खींचने हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग इस चार्ट से आगे। इस चार्ट का यूज करना मैं आपको बताऊंगा जरूर। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको इस चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी, n प्लस एल की आवश्यकता आपको क्वेश्चन सोल्व करने में पड़ती है। तो ये हमारा अफबाउ का नियम हो गया पूरा। क्या हो गया? अफबाउ का नियम हो गया। अब मान लीजिए कि आपको किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे मैंने बोल दिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पहला तरीका तो क्या है, आप 10th वाले तरीके से कर लीजिए, बहुत बड़ी रूल कि 2 8 और 1 ऐसे हो जाएगा।
लेकिन 11th वाला रूल ऑफ बाउ रूल जो भी बताया उससे कैसे करेंगे देखिए। तो चार्ट को ध्यान में रखिए, अगर मैं ऑफ बाउ रूल से करूंगा तो पहले 1s में बढ़ते थे 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s1। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये ऑफ बाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब ये मैंने इतनी तेज कैसे लिख दिया, वो आप चार्ट को ध्यान में रखकर बना सकते हैं। क्यों, देखिए चार्ट में क्या था, चार्ट में पहले 1s था तो 1s में भरा था, फिर 2s था तो 2s में भरा था, फिर 2p में भरा था, फिर 3s में भरा था, 3s में भरा था। और ये 2 2 6 1 कहां से आए, ये भी बहुत सिंपल सी बात है भाई। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, इसलिए हमने यहाँ पर 2 भर दिए। यहाँ पर s में कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, और यहाँ पर s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। लेकिन 10 तो यहाँ तक का भर गए थे, 2 2 4 6 10 बचाए, एक हमने आगे भर दिया, तो ये हमारे 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब यहाँ पर आपको एक डाउट बन सकता है, क्या, कि यहाँ पर इन नंबर का क्या करना है। देखिए इन नंबर से इन ऊपर वाले नंबर का कोई लेना देना नहीं है, केवल इन एसपीडीएफ की लिमिट इलेक्ट्रॉन की जितनी है उनकी सहायता से आपको यहाँ पर नंबर बढ़ने हैं। ये पहले वाले जो नंबर हैं, जो इनिशियल नंबर है, ये आपको दिखाते हैं कि उपकोष किस कोष की है, बस इसलिए। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस तरीके से अफबाउ के रूल से। एक और एलिमेंट का मैं आपको करके यहाँ पे बताता हूं। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है यहाँ पर, जिसको मैं बोलता हूं नाइट्रोजन 7। अब मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूं छोटा सा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4l, यहां तक का आपको जरूरत पड़ेगी ज्यादातर। अब सबसे पहले हम किसमें भरते थे, 1s में, तो 1s में जिसमें भरेंगे ना उस तरीके से हम ऐसे एरो कर लेते हैं ऐसे। तो पहले हम 1s में भर देंगे, और 1s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2। उसके बाद यहां से हम जाते थे वापस ऐसे, और फिर 2s में भरते थे। कहां भरते थे, 2s में। अब यहाँ पर हम 2s में भर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। उसके बाद 2 2 कितने हो गए, 4, लेकिन है कितने, 7, 3 और भरने हैं। तो देखिए यहां से घूमते हुए जाएंगे वापस, अब 2p में जाएंगे, तो 2p में भर देंगे जब। अब 2p में कितने भरोगे, आ तो मैक्सिमम 6 सकते हैं, लेकिन बचे कितने हैं, 3 बचे हैं, इसमें 3 भरेंगे हम लोग इस तरीके से, 3, ठीक है। ये हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ऐसे ही अगर मुझे करना पड़ जाए 16 सल्फर, अगर मुझे सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ जाए तो मैं कैसे करूंगा। देखिए सबसे पहले हम 1s में भरेंगे, तो 1s2, फिर 1s के बाद हम कहां भरेंगे, ऐसे घूमते हुए जाएंगे 2s में भरेंगे, तो 2s2, फिर 2s2 के बाद हम भरेंगे 2p में, 2p में कितने भर देंगे, 6 भर देंगे, 2 2 4 6 10, अभी 10 ही हुए हैं, 6 और भरने हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वो परमाणु के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब 2p के बाद 3s आता है, तो 3s में भर देंगे 2, 3s के बाद घूमते हुए जाएंगे वापस, फिर 3p में भर देंगे। अब 2 2 4 6 10 2 12, 12 में कितने जोड़ेंगे, 16 हो जाए, 4, यानी 3p में 4 भरना पड़ेगा इस तरीके से। और ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपको ऊपर वाले नंबर जोड़ करके चेक कर लेने हैं कि ये 16 बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक कीजिए। अब आप लोग, इसको मैंने ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में किया है, जैसा बॉक नियम में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ने हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 1s के लिए अगर मैं n+l की वैल्यू निकालू तो कितनी आएगी, 1 आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी, 2 आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी, 3, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4। तो ये n+l की वैल्यू है सबके लिए। तो सबसे कम तो 1s के लिए है, तो 1s को सबसे पहले भर दिया हमने, बिल्कुल सही है। 2s के लिए 2 है, फिर दूसरे नंबर पर भरा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 3 है, तो मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू के हिसाब से चेक करोगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी इसकी ऊर्जा कम होगी, इसमें पहले भर दिया, फिर 3s2 को भर दिया। अब फिर सबसे ज्यादा किसके लिए है, 3p के लिए, तो 3p को सबसे बाद में हमने फिल कर दिया। तो ये हमारा अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस में आपको जो नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, वहां पर करा दूंगा। अब हम बचे हुए 2 रूल की ओर चलते हैं, पाउली का नियम और हुंड का नियम। आइए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं
हुंड का नियम, हुंड का नियम। तो हुंड का नियम क्या कहता है, इसको देख लीजिए। देखिए हुंड के नियम का जो पूरा नाम है वो क्या है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए हुंड का नियम कहता है कि आप कहीं पर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो, तो क्या होता है 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 और 3 7 हो गए, बिल्कुल सही है। अब यहां पर अगर मैं इनको डब्बे में भर के आपको दिखाऊं तो थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा प्रैक्टिकली रूल है। तो अगर मैं इस डब्बे को बनाऊं तो ऐसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे, बिल्कुल सही है। एक में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2s के लिए इस तरीके से। अब 2p पर जाइए थोड़ा सा। 2p में p उपकोष है, और p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, px py pz। तो उनको हम बना लेते हैं, ये px हो गया, py pz। अब इन 3 इलेक्ट्रॉनों को यहां आप कैसे भरोगे बताओ मुझे, मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं। या तो ऐसे भरेंगे, या हम ऐसे भरेंगे, कौन सा तरीका सही है इनमें से, मुझे बताइए इनमें से कौन सा तरीका सही है, ये वाला या ये वाला। क्योंकि यहां भी 3 ही बनते हैं, 1 2 3, और यहां भी ये 3 ही बनते हैं, 1 2 3। तो बेसिकली ये वाला तरीका सही है, ये गलत है। क्यों, देखिए वो किस लिए, हुंड कहते हैं कि अगर कोई उपकोष है उसके जो कक्षक होंगे उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी कर सकते हो आप जब उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। किसी उपकोष के प्रत्येक कक्षक में किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी। पेयरिंग मतलब युग्म बनना, पेयर बनना। यहां पर आपने क्या किया, पेयर बना दिया 2 का। तो ये पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब प्रत्येक कक्षक में, उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो जाए, तब स्टार्ट होगी वो। ऐसे नहीं कि आपने ये तो खाली है बिना मतलब में और यहाँ पर आपने पेयरिंग कर दी, तो ये चीज गलत है। ये वाली चीज सही है, यहाँ पर पहले सब में एक एक भरो। तो ये हुंड का नियम है, तो आप इसको समझ गए होंगे। मैं एक आधा एग्जाम्पल और देता हूं आपको। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है बेरिलियम है, या बेरिलियम ना लेकर के हम ले लेते हैं कार्बन 6। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6। ऊपर वाले नंबर को जोड़ के देख लो इससे मैच कर रहा है या नहीं। अब इसमें आप लोग डब्बे बनाइए एक बार। तो 1s के लिए डब्बा कैसे बनेगा, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन फिल, इसके लिए 2s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन फिल। अब 2p के लिए, 2p में 3 कक्षक होंगे, px py pz। अब इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो बताइए क्या सही होगा, ये वाला या फिर ये वाला। तो देखिए इसमें भी वही बात है, इसमें ये वाला सही होगा। क्यों, यहां पर आपने पेयर बना दिया। अब पेयर यहां पर गलत बना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो खाली हैं और यहां पर आप पेयर बना के बैठ गए, तो ये चीज गलत है। पहले आपको क्या करना है, सारे इलेक्ट्रॉन को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो अच्छे से, एक एक पहले, सॉरी ये ऊपर क्यों होगा, पहले आप सब में एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर लो, वो भी सेम स्पिन का, सेम स्पिन वाला। अब ये गलत हो गया था, अगर मैं यहां पर ऐसे कर लेता तो ये भी गलत है, और ये वाला सही होगा। ये गलत है, ये गलत है, जबकि ये सही है। क्यों, देखिए यहां पर आपने पेयर बना दिया, जबकि हुंड मना करते हैं जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, या जब तक जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब पहले एक एक ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तब तक आप पेयर नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पर तो आपने पेयर बना दिया, जबकि आपको करना क्या था, इन दोनों को अलग अलग भरना था एक एक करके। अब यहाँ पर आपने एक करके भर दिया, लेकिन गलती क्या हो गई, इसको ऊपर की ओर बढ़ दिया यानी क्लॉकवाइज, इसको नीचे की ओर बढ़ दिया एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया था जो ऊपर की ओर होता है उसको क्लॉकवाइज, जो नीचे की ओर होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी आपने गलती कर दी। आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट तो करना है एक एक, लेकिन सेम स्पिन का। अगर दोनों क्लॉकवाइज हैं तो दोनों क्लॉकवाइज, इस तरीके से। दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से हुंड के नियम में आपको करना है। और हुंड के नियम की डेफिनेशन क्या होगी, हुंड के नियम की डेफिनेशन है किसी परमाणु के किसी उपकोष में, किसी परमाणु के किसी उपकोष में उपस्थित प्रत्येक कक्षक में, किसी परमाणु में उपस्थित उपकोष में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यानी उनका युग्मन तभी प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण का, सेम स्पिन का आ जाता है। ये हमारा हुंड का नियम कहता है।
इसको आप समझ गए होंगे। पहले आपको क्या करना है, सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है एक एक करके, और वो भी सेम स्पिन का ऊपर की ओर। पहले सारे ऊपर की ओर डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट करो। ये उनका लॉ कहता है। अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम या पाउली का नियम। तो पाउली का नियम तो बहुत ही आसान चीज है। देखिए पाउली क्या कहते हैं, पाउली का नियम। तो पाउली का नियम क्या है, बहुत ही सिंपल है। किसी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। आप दुनिया का कोई भी परमाणु ले लो, कोई भी परमाणु, और उस परमाणु के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु के, उन दोनों के लिए आप चारों क्वांटम संख्याएं NLMS का मान अलग अलग निकालो, वे कभी भी सेम नहीं आएंगे, कोई ना कोई सा तो अलग आएगा ही। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 1s2 हो जाएगा, बस यहीं तक का। भाई सबसे पहले 1s में बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, और हम 2 के 2 यहीं भर दिए, यानी आगे इसमें नहीं लिखेंगे, तो 1s2 हो गया। अब 1s2 में डब्बे बनाइए आप लोग, ठीक है। अब देखिए अगर पेयर बना रहे हो तो पेयर में एक ऊपर की ओर रहेगा, एक नीचे की ओर रहेगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक को तो मान लो आप लोग फर्स्ट, और एक को मान लीजिए सेकंड। अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए, NLMS, यहां पर भी NLMS। अब इसके लिए इनकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसके लिए कितनी है, 1 है। यहाँ पर L की वैल्यू दोनों में ऐसी है तो 0 0, और L0 तो M भी 0, यानी यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अब N भी दोनों के लिए समान है, L भी दोनों के लिए समान है, और M भी दोनों के लिए समान है। बात बचती है S की। तो यहाँ पर इसकी स्पिन तो है ऊपर की ओर, और इसकी स्पिन है यहाँ पर नीचे की ओर, यानी इसके लिए +½ होगा, इसके लिए -½ +½ और माइनस के ½ यानी S की वैल्यू अलग आ गई। तो यहां से पाउली का नियम प्रूव हो गया कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती कभी भी। अगर 3 समान आ गई तो चौथी तो 100% डिफरेंट होगी ही होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, पाउली का नियम हो गया। अब इन सब नियम में आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने पेयर बना दिया है, पेयर बन रहा है, तो पेयर में आप लोग ऐसे ना बनाए कभी भी, या फिर आप ऐसे ना बनाए। हमेशा पेयर में एक ऊपर को रहता है, एक नीचे को रहता है, ठीक है। पहला ऊपर को, दूसरा नीचे को, ऐसा ये पेयर सही होता है, ये दोनों गलत होते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और इन तीनों नियम को समझने के लिए मैंडेटरी क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अफबाउ का नियम ढंग से समझना पड़ेगा, और उस चार्ट को याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसमें मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे, और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।